नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया का फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने तुगलक वंश स्टार्ट किया था। तुगलक वंश में हमने तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खान दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका जो रूलिंग पीरियड है, उसका जो शासन है वो 1325 से लेकर 1351 तक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि यह इतिहास का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा विद्वान राजा ही यही रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जितना पढ़ा लिखा था उतना ही बड़ा ये मूर्ख था, इसलिए इसको पागल सुल्तान कहा गया है। इतिहास में इसको पागल सुल्तान कहा गया है। क्या कहा गया है? पागल सुल्तान कहा गया, क्योंकि ये तो इतना पढ़ा लिखा था, ये अरबी और फारसी का विद्वान था, ये बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान जानता था। लेकिन इसकी जनता जो थी, वो जनता इसकी बात को नहीं समझ पाती थी, क्योंकि जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी या अपनी बात ये जनता को समझा नहीं पाता था। इसलिए जनता और इसके बीच में वो कम्युनिकेशन नहीं था, इसलिए इसको पागल सुल्तान कहा गया। आगे अगर इसकी बात करें तो इसने बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन इसकी सारी की सारी योजनाएं असफल हुई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता था, ये बहुत आगे की सोचकर काम किया करता था। इसलिए इसकी सारी की सारी योजनाएं ही क्या हुई? असफल हो गई। इसी के समय में एक अफ्रीकी यात्री भारत आया, जिसका नाम है इब्न बतूता। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया, ठीक है। और इब्न बतूता से ये काफी प्रभावित हुआ, इसलिए इब्न बतूता को इसने अपने यहाँ काजी नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? काजी नियुक्त कर दिया। और ये 8 वर्षों तक काजी रहा। इस मोहम्मद बिन तुगलक के रूलिंग पीरियड में ये 8 वर्ष तक रहा और काजी के पद पर रहा। इसी समय दौरान इसने एक पुस्तक लिखी। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है किताब ए रहला। इस इब्न बतूता की ये प्रसिद्ध पुस्तक है किताब ए रहला। इसी पुस्तक में ये बताता है कि उस समय, ठीक है ना, पूरे विश्व में सबसे समृद्ध शहर है अगर कोई पूरे विश्व में, तो वो है दिल्ली। और इसने दिल्ली को अपनी इस पुस्तक में दिल्ली को विश्व का सबसे समृद्ध शहर कहा। अपनी इस पुस्तक में जानकारी मिलती है भारत एवं मोरक्को के बीच व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है इसी पुस्तक किताब ए रहला से, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसने इसी के समय में सबसे ज्यादा अधिकार पर, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर अधिकार किया है इसी वंश ने, ठीक है ना। इसका जो एरिया था, यानी इसके अंडर में जो नहीं आते थे, वो सिर्फ 3 क्षेत्र थे, 3 प्रांत थे। एक था कश्मीर, ठीक है, एक था राजपुताना और एक था बलूचिस्तान। कश्मीर, राजपुताना और बलूचिस्तान ही 3 एरिया थे जो इसके रूलिंग पीरियड में नहीं आते थे, यानी रूलिंग एरियाज में नहीं आते थे, ठीक है। इसने सबसे पहले, इसी ने पहला सुल्तान हुआ जिसने सबसे पहले इसने प्रयास किया सती प्रथा को रोकने का। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया इसने, ठीक है। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन याद रखना कि सिर्फ प्रयास किया है, इसको रोक नहीं पाया, ठीक है। आगे बात करो तो सबसे ज्यादा विद्रोह दिल्ली सल्तनत में हुए, तो सबसे ज्यादा विद्रोह इसी के समय में हुए। इसी के समय में दक्षिण भारत में इसी के समय में 27 विद्रोह हुए और उत्तर भारत में 7 विद्रोह हुए। दक्षिण भारत में 27 और उत्तर भारत में 7 विद्रोह हुए। इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए। जैसे ही एक विद्रोह को दबाने दक्षिण भारत जाता था, क्योंकि दिल्ली से दक्षिण भारत की दूरी काफी थी, जैसे ही एक विद्रोह दबाकर वापस आता था दिल्ली, तब तक दूसरा विद्रोह चालू हो जाता था, फिर आता था, और ऐसे ही ये बहुत परेशान हो चुका था। इसलिए इसने एक पहला एक्सपेरिमेंट किया। इसने अपना
पहला एक्सपेरिमेंट किया, इसका पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि इसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया इसने? देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के देवगिरी को इसने अपनी राजधानी बनाया। लेकिन भीषण गर्मी के कारण इसने अपनी जनता से बोल दिया कि चलो सब लोग यहाँ से देवगिरी चलते हैं। लेकिन उस समय बहुत तेज भीषण गर्मी पड़ रही थी और आधी सेना तो रास्ते में ही उस गर्मी के कारण मारी गई। और जैसे ही ये आया तब तक, जैसे ही ये उत्तर दक्षिण भारत में आया, लेकिन वहां उत्तर भारत में विद्रोह चालू हो गए और मंगोलों के आक्रमण तो जारी ही थे। इसलिए ये फिर से परेशान हुआ और इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसे लगा कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। इसलिए इसने 2 वर्ष बाद फिर दिल्ली को ही अपनी राजधानी दोबारा बनाया। ठीक है, इसने देवगिरी को राजधानी बनाया और इसका नाम है अब दौलताबाद। क्या नाम है अब इसका? इस देवगिरी क्या जगह है? दौलताबाद। ठीक है, ये इसका पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि बुरी तरह विफल हुआ। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इसने खुरासान पर विजय करने की योजना बनाई। खुरासान एक अफगानिस्तान में एक जगह है। खुरासान ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो खुरासान कहलाता है। इसने सोचा था कि खुरासान पर हम आक्रमण कर देंगे और वहां से बहुत सारा धन लूट लेंगे। तो इसका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था, खुरासान अभियान, इसने अपनी सेना को तैयार होने को बोला। इसने अपनी सेना से बोला कि चलो तैयार हो जाओ, हमें खुरासान अभियान करना है, खुरासान को जीतना है, वहां से बहुत सारा धन लूटेंगे। लेकिन इसकी सेना ने जाने से मना कर दिया। तो इसने एक अलग से अपनी स्टैंडिंग आर्मी बनाई और उस आर्मी को इसने 1 साल का, क्योंकि पता था कि खुरासान विजय करने जाएंगे और आने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा, तो इसने अपनी सेना को 1 वर्ष का एडवांस वेतन दे दिया। ठीक है, 1 साल का इसने एडवांस वेतन दे दिया। तो क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ से कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड आर्मी अगर किसी सुल्तान ने रखी है तो इसी ने रखी है, क्योंकि जब ये खुरासान विजय पर गया था तो इसने अपनी सेना को डबल पेमेंट दी थी। ठीक है ना, तो हाईएस्ट पेड आर्मी इसी की थी। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। जब इसने खुरासान विजय की योजना बनाई थी तब यहाँ पर खुरासान में, अफगानिस्तान में अस्थिरता फैली थी। वहां आपस में ही कुछ दिक्कतें चल रही थी। लेकिन जैसे ही इसने योजना बनाई, इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वहां पर स्थिरता आ गई और मंगोलों द्वारा वहां पहले से ही आक्रमण किया जा चुका था, यानी मंगोल भी वहां से ऑलरेडी सब कुछ लूट चुके थे। तो जैसे ही ये पहुंचा तो इसको कुछ हाथ में नहीं आया और ये खाली हाथ वापस लौट आया। तो इसकी ये योजना भी, यानी सेकंड इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो भी कैसा हुआ? असफल हुआ। अब चूंकि इसने अपनी सेना को वेतन तो दे दिया था, इसको आर्थिक नुकसान तो हो ही चुका था, तो ये इस आर्थिक नुकसान की भरपाई करना चाहता था। इस आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए इसने सोचा कि कैसे भरपाई होगी। तो इसने सोचा कि कैसे भी हमें रेवेन्यू ज्यादा मिले, और रेवेन्यू ज्यादा मिलने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? टैक्स लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इसने टैक्स लगाया। और ये टैक्स कहां पर लगाएगा? टैक्स ऐसी जगह पर लगाएगा जहां से उपज ज्यादा हो। और उपज कहां पर ज्यादा होती है? उपज ज्यादा होती है दोआब वाले क्षेत्रों में। कहां पर? दोआब। हम जानते हैं दोआब किसे कहते हैं? 2 नदियों के मध्य वाला जो क्षेत्र होता है, 2 नदियों के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है, उसको हम दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो इसका ये थर्ड एक्सपेरिमेंट था। इसने टैक्स ज्यादा वसूलने के लिए दोआब में कर वृद्धि कर दी। दोआब में कर वृद्धि कर दी, यानी इसने टैक्स डबल कर दिया, डबल टैक्स लगा दिया इस दोआब। इसने बोला कि इस बार यहां से हम डबल टैक्स लेंगे, पैदावार अच्छी रखना। लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि इसी वर्ष दोआब में सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? इसी वर्ष दोआब में सूखा पड़ गया और जितनी पैदावार पहले हुआ करती थी, इस बार उतनी भी पैदावार नहीं हुई और जनता इससे त्रस्त हो गई, क्योंकि ये तो टैक्स वसूल रहा था। ऐसा 1 साल नहीं, लगातार 3 साल तक चला। लगातार 3 साल तक वहां पर सूखा रहा और किसान वहां से जगह छोड़कर भागने लगे। तो इसकी ये जो तीसरी एक्सपेरिमेंट थी, तीसरा एक्सपेरिमेंट था, वो भी क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, इसके सारे ही जो एक्सपेरिमेंट थे वो असफल होते जा रहे थे। तो ये बहुत परेशान हो चुका था। इसलिए इसने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि सारे के सारे एक्सपेरिमेंट असफल हुए, इस वजह से इसको आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था और महंगाई बढ़ चुकी थी।
अब महंगाई बढ़ चुकी थी। उस समय हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो कॉइन चला करते थे, यानी जो वहां पर मुद्रा चलती थी, वो चांदी की टंका चला करते थे, इसलिए चांदी की वहां पर महंगाई हुई और चांदी में कमी पड़ी। इसलिए इसने चाइना की तर्ज पर, क्योंकि उस समय चाइना में सांकेतिक मुद्रा चल रही थी। कौन सी मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, टोकन करेंसी। इसने कहा कि चांदी पूरे में अनाउंस करवाया कि जिसके पास भी जितनी भी चांदी है सब लोग अपनी अपनी चांदी जमा करवा दीजिए। अब चांदी की मुद्राएं नहीं चलेंगी, टंका नहीं चलेगा, अब यहाँ पर चलेगी। इसने कांसे के जीतल चलवाए और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसने कांसे के जीतल चलवाए और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसने चमड़े के सिक्के चलवाए। किसके सिक्के चलवाए? चमड़े के सिक्के चलवाए। और जब इसने ये काम किया तो ये बुरी तरह विफल हुआ, क्योंकि अब जो मुद्रा थी, वो टोकन जो था, वो जनता अपने घर पर ही बनाने लगी उस मुद्रा को, क्योंकि कांसा और चमड़ा जो होता है वो दोनों आसानी, क्योंकि उस समय कांसे के बर्तन चला करते थे, तो जनता अपने बर्तन फोड़ फोड़ कर क्या बनाने लगी? करेंसी बनाने लगी। और अगर चांदी कांसे की चमड़े की चलाई तो चमड़े से क्या बनाने लगे? चमड़ा तो आसानी से मिल रहा था, तो जनता अपने घरों पर ही क्या बनाने लगी? जनता अपने घरों पर ही मुद्रा बनाने लगी और बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई इसके शासनकाल में। ये इसकी स्टार्टिंग की 4 क्या हुई? एक्सपेरिमेंट हुए। इसका एक जो अंतिम एक्सपेरिमेंट है वो विफल हुआ। वो अंतिम एक्सपेरिमेंट इसका ये है, कराचिल अभियान। क्या है इसका? कराचिल अभियान, ठीक है। ये कराचिल अभियान, इसने अपनी सेना से कहा कि हमें कराचिल चलना है, कराचिल को जीतना है, क्योंकि ये जानता था कि अगर एक बार कराचिल पर विजय पाली, कराचिल पर हमने सत्ता पाली, तो कराचिल से ज्यादा दूर नहीं है चाइना, हम चाइना पर भी क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे और चाइना को भी अपने कब्जे में ले लेंगे। इसलिए इसने अपनी जनता को, अपनी सेना को कराचिल चलने को कहा। और इसे नहीं पता था कि वहां कितनी सर्दी पड़ती है। जब ये इस एरिया में पहुंचा, इस रास्ते में पहुंचा, तो आधी सेना तो इसकी सर्दी की वजह से ही मारी गई और इसका ये वाला एक्सपेरिमेंट भी असफल हुए। इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी जब ये असफल रहा सभी एक्सपेरिमेंट में, इसलिए इसको कहा जाता है असफलताओं का बादशाह। इसलिए इसको कहा जाता है असफलताओं का बादशाह। तो इतिहास में असफलताओं का बादशाह ही किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। जब इसके बारे में इतिहासकार एल्फिंस्टीन ने पढ़ा, तो इतिहासकार एल्फिंस्टीन ने कहा कि ये बिल्कुल, उसने जब इसके बारे में पढ़ा कि इसने इतनी सारी योजनाएं चलाई, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इसके फेल हो गए, तो इतिहासकार एल्फिंस्टीन ने इसको कहा कि इसके दिमाग में जरूर कोई पागल कीड़ा रहा होगा, इसलिए इसको पागल सुल्तान कहा इतिहासकार एल्फिंस्टीन ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके समय में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे दक्षिण भारत में, इधर उधर विद्रोह हो रहे थे और बहुत सारी रियासतें इससे अलग होने लगी थी, ठीक है ना। और उनमें एक प्रमुख होता है कि 1300, प्रमुख बात यह है कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 2 भाइयों ने, जिनका नाम था हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का क्या किया? निर्माण किया, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य को बसाया हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने। अब बात करें कि जो ये विजयनगर साम्राज्य है, ये अभी यानी वर्तमान में कर्नाटक का हम्पी है। क्या है? हम्पी। जो कर्नाटक में हम्पी जगह है वो यही है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। इसकी ऐसा कहा जाता है कि इसके जो अंतिम 10 साल रहे, अंतिम 10 वर्ष रहे, वो सिर्फ और सिर्फ विद्रोह दबाने में ही निकल गए, सिर्फ और सिर्फ विद्रोहों को दबाने में ही निकाल दिए इसने। और 1351 ईस्वी में सिंध के ठट्टा में एक विद्रोह हुआ। कहां पर? सिंध के ठट्टा नामक जगह पर 1351 ईस्वी में सिंध के ठट्टा नामक जगह पर एक विद्रोह हुआ। कहां पर? ठट्टा नामक जगह पर एक विद्रोह हुआ।
और जब ये रास्ते में जा रहा था तभी इसकी तबीयत बिगड़ गई और जब ये विद्रोह को दबाने वहां सिंध पहुंचा तो वहीं इसकी युद्ध के दौरान यानी युद्ध भूमि में ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई और इसी दौरान जब इसकी मृत्यु हुई इससे पहले ही इसने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहां पर, यहीं सिंध के ठट्टा में ही इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो ये कहानी थी दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान राजा, सबसे पागल राजा कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, इसकी मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, इसके आगे हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।